नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो ये हमारा खूबसूरत सा चैनल एक्सेल इंडिया में आप सबका स्वागत। और आज हमने एक बढ़िया मुहिम शुरू कर रखी है। पहले हम अपनी मुहिम की बात करते हैं। हमने स्टार्ट किया अभी अपना चैनल एक्सेल इंडिया, एकदम छोटा सा, बहुत ही कम सब्सक्राइबर के साथ हमने सफर शुरू किया है अभी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार विश्वास हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा हम यहाँ पे फैकल्टी जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। आप सपोर्ट करिए, हम आपके साथ फैकल्टी जोड़ेंगे, आपके साथ एडवांस सिस्टम जोड़ेंगे। एडवांस सिस्टम जोड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रॉफिट होगी। आपको, मुझको नहीं होने वाली, मुझको प्रॉफिट नहीं चाहिए। मेरी प्रॉफिट तो हो रही है, अभी भी हो रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम फिजिक्स के अंदर हम लेज़र की बात कर रहे थे। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर लेज़र की बात कर रहे थे। तो लेज़र में सबसे पहला लेक्चर हमने पढ़ा था जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हमने उसका फुल फॉर्म बता था। और उसमें हमने आपको हर एक पॉइंट के बारे में डिक्लेयर किया था कि भैया लाइट का मीन्स क्या होता है, ऑप्टिक्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब पता है आपको कि एम्पलीफायर के रूप से मैंने वो कनेक्ट करवाया। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा, वो लेक्चर देख के आए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब। तो अब उसके बाद अगली बात आती है कि ठीक है सर, ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। हमको हर बात क्लियर हो गई थी पिछले लेक्चर में। और हमने आपको बताया था कि उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है। इट इज हाईली डायरेक्शनलिटी, हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली इंटेंस, हाईली कोहेरेंस, सबके बारे में व्याख्यान किया। डायरेक्शनलिटी के लिए हमने पूरा फार्मूला डाइवर्जन का निकाला। और पता नहीं हमने क्या क्या उसमें पढ़ा। इसका हमने आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि लेजर प्रोड्यूस करने के कुछ प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो प्रोसेस के अंदर हम पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो जो हमने प्रोसेस के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि भाई प्रोसेस तीन तरह के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो भाई साहब ये टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस आपके मेन दो तरह के आपको समझ में आ गए, एक एब्जॉर्प्शन एक इमिशन। और उसके अंदर तीन टाइप से होते हैं, एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक स्टिमुलेटेड इमिशन। पूरा डायग्राम आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए कि तीनों के डायग्राम क्या बनते हैं, क्योंकि जब आपको तीनों प्रोसेस आएंगे तभी आगे चलकर जब हम पढ़ने वाले रूबी लेजर तो समझ में आएगा। तो सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन और कैविटी वगैरह। कैविटी बताएंगे कैविटी क्या होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे पंपिंग सोर्स क्या होते हैं, एक्टिव मीडियम्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। और आपके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कि प्रूफ कीजिए कि टू लेवल एनर्जी सिस्टम के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होता, 3 लेवल के लिए होता है, 4 लेवल ज़्यादा बेस्ट होता है। लेजर प्रोड्यूस कर सकता है नहीं कर सकता, 3rd लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन किस प्रकार से होता है, उसका फार्मूला, उसके ग्राफ वगैरह सब पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले आइंस्टीन कोफिशिएंट का। आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहली बात जो हमारे इस लेक्चर्स के अंदर आई थी, तो स्टार्ट करने के लिए चलिए लेक्चर, खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और हमारा खूबसूरत सा चैनल एक्सेल इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लेजर के अंदर हम बात कर रहे थे कि भाई साहब लेजर होती है। ठीक है, हमने लेजर की कुछ बात आपसे कर ली थी लेक्चर्स में, और वो लेक्चर आप फर्स्ट देख के आइए। हमने प्रोसेस की बात की थी कि जब लेजर जो होती है वो जब प्रोड्यूस्ड होती है तो उसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेस चल रहे होते हैं, है ना, कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो पहला प्रोसेस जो हमने बताया था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। दूसरा आपका होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन और तीसरा आपका होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। आपके टाइप्स ऑफ 3 हमने आपको प्रोसेस डिक्लेयर किए थे, 3 प्रोसेस आपको बताए थे। तो तीनों प्रोसेस आप नोट कर लीजिए कि तीनों प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बारे में इसके बारे में फिर अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन,
स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। एक एक पॉइंट को हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट डीपली समझ में आ जाए। और आपको नोट्स भी हम इस लेक्चर के में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप पूरे मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं जो मेरे हैंड रिटन किए गए नोट। ठीक है ना? तो हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या हर एक पॉइंट जो है अपने में डिफाइंड है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको क्या बात बताएं, हमने अपने मार्कर में इंक डाल ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, दोनों मार्कर हमारे सामने आ चुके हैं और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक प्रोसेस को। चलिए, तो भाई साहब सबसे पहली बात होती है एब्जॉर्प्शन की। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन की, या जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या होता है भाई साहब? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक बाउंड इलेक्ट्रॉन का और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के एकदम समीप होता है। क्या? जो आपका बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के एकदम पास होता है और न्यूक्लियस उसको एकदम बांध के रखता है। अब भाई साहब अगर वो एकदम न्यूक्लियस के पास है और उसको न्यूक्लियस ने बांध रखा है, मतलब वो अपने मन से वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जितनी एनर्जी है वो अपनी पूरी एनर्जी लगा तो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इतना पावरफुल है कि वो उसने बांध रखा है अपने साथ, उसको अपने साथ अट्रैक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भाई साहब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। अब ये सर एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? आपका बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। याद रखिएगा कि आपका जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ग्राउंड स्टेट में होता है। कहाँ होता है? आपका ग्राउंड स्टेट में। फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है आपका होता है ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट मैंने बताया था कि ग्राउंड स्टेट का मतलब न्यूक्लियस के एकदम पहले वाला स्टेट। तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसको न्यूक्लियस ने एकदम बांध रखा है, तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच जा पाएगा, वो फ्री नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी देंगे। जब उसको हम बाहर से एनर्जी कुछ देंगे तो एनर्जी लेके वो न्यूक्लियस से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो निकल जाएगा, वो ऊपर निकल जाएगा, चंपत हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको ये मैंने आपको बताया था, आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं और यहीं पे बात कर लेंगे हम इसके रेट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए साहब, एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको मैंने बताया था कि ये आपका न्यूक्लियस होता है और यहाँ आपका हो रहा होता है, ये आपके सारी डायग्राम मेरा बेस्ट नहीं, मुझसे ज़्यादा आर्ट नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक बड़ा बड़ा मोटा समझा देता हूँ। अभी मैं दो ही ले लेता हूँ, चलिए आपके तीन ले लेता हूँ। ठीक, देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये आपका एकदम न्यूक्लियस है। ठीक है साहब, देखिए इसमें आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये मान लीजिए आपके तीन इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके दो पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है ग्राउंड स्टेट। क्या होता है आपका? ग्राउंड स्टेट। और जो यहाँ होता है क्या होता है आपका? एक्साइटेड स्टेट। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका है बाउंड, ये नहीं सॉरी, ये है आपका जो न्यूक्लियस से पास है, ये आपका बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? बाउंड इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, मेरी बात को जरा विचार करिएगा, मेरी बात पे जरा विचार कीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा और बताइएगा एक बढ़िया सा पॉइंट कि ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट बना हुआ है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए मैंने डायग्राम बनाया, तो मैंने एक ये बनाया, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया। इसको मैंने कह दिया फर्स्ट स्टेट, इसे मैंने बोल दिया सेकंड स्टेट। समझिए, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट स्टेट, इसको बोल दिया सेकंड स्टेट, इसको मैं बोल रहा हूं E1, इसको बोल रहा हूं E2। सुनिएगा, ये होता है आपका ग्राउंड स्टेट। क्या होता है आपका? ग्राउंड स्टेट। और ये आपका होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है आपका? एक्साइटेड स्टेट। सबको भी इस बार नीचे दिख रहा है ना? अगर दिख रहा हो तो मैं चेक कर लूँ। हाँ, दिख रहा है। तो चलिए, समझ में आ गया? ठीक है। आपका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या है? बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है। क्योंकि सो क्यों रहा? उसके पास ऊर्जा नहीं है, वो बंधा हुआ है न्यूक्लियस से। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस अपने साथ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये बाहर तो जाना चाह रहा है, ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये बाहर तो जाना जा रहा है, लेकिन इसको न्यूक्लियस क्या किए? बांधे, चिपका है। न्यूक्लियस को जाने नहीं दे रहा। इसका न्यूक्लियस का प्यार इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ बांधे हुए है, जैसे कि तुमको किसी का प्यार बांधे हुए। नहीं बांधे हुए? झूठ बोल रहा हूं मैं? तुम बंधे हुए हो ना किसी के प्यार, मतलब माँ बाप के प्यार से, समझ गए तुम लोग बाकी। तो हाँ, तो आपको उनके प्यार ने बांध रखा है जिस तरह, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्यार ने बांध रखा है। न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है भाई साहब, अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई मेरे अंदर ज्यादा ताकत है तो मेरे साइड आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ ना रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे पड़े हुए थे, ये चीज। अब इनको मुझे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, मुझे इन इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है। तो कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, पहले बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपकी ये E1 E2 क्या है? ये आपके E1 E2 क्या है? ये आपके E1 E2 क्या है? देखिए, E1 जो होता है वो आपका होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, क्या आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है आपकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। कैमरा गया क्या? विजुअल, ओके। ये आपकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, ठीक है। मैंने क्या किया कि इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, फिर समझिएगा, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर इसमें मैंने एक फोटॉन इमिट कराया। जिस फोटॉन की एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है, मतलब मैंने यहाँ पे एक फोटॉन मारा ऐसे करके, यहाँ से मैं इसे फोटॉन ले गया और मैंने यहाँ पे इमिट कराया, और इस फोटॉन की ऊर्जा कितनी थी, एनर्जी कितनी थी, उसको आप डेल्टा ई बोल दीजिए कि वो थी आपकी E2 माइनस E1, ठीक है। समझ लीजिए, इसमें मैंने फोटॉन इमिट कराया जिसकी एनर्जी कितनी थी, जिसकी एनर्जी थी E2 माइनस E1 बराबर h म्यू, ये इसकी एनर्जी थी। इस एनर्जी का एक बढ़िया प्यारा सा छोटा एक बढ़िया फोटॉन, इस एनर्जी का बढ़िया फोटॉन लेके आए और हमने इस इलेक्ट्रॉन पे मारा, ये इलेक्ट्रॉन और ये फोटॉन मारा। जहां मारा तो इसने उस फोटॉन की एनर्जी को, उस फोटॉन में टकराया तो क्या हो, जब आपस में टकराए तो फोटॉन की उसने एनर्जी को, ये जो हमने एनर्जी मारी थी फोटॉन की, उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इस एनर्जी को उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और जहां एब्जॉर्ब कर लिया तो भाई साहब वो कह रहा है मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई, अब मैं एकदम बलवान हो गया। तो अब उसका ना घमंड आ गया, एकदम वो ऊपर उड़ गया, मतलब वो यहां से सीधे चंपत हुएगा और वो सीधे पहुंचेगा कहाँ? यहाँ, ये एकदम यहाँ पहुंच गया, नीचे से सीधे ऊपर पहुंच गया। और क्यों पहुंच गया? ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन
jumps excited state from electron jumps from excited state to electron jumps excited state from, यह एक काम कीजिए, थोड़ा इसको और चीज कर लीजिए। द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया कि भाई साहब आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप कर गया, कहां से? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से टू एक्साइटेड स्टेट तक, ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू एनर्जी, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको कितनी दी गई? E2 माइनस E1 बराबर h म्यू। एक्सटर्नल एनर्जी को दी गई और इसको पाते ही ये क्या हो गया? चंपत होके ऊपर वाले में पहुंच गया। ये यहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन भाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब स्टिमुलेटर का मतलब होता है कि जब बाहर से कोई एनर्जी दी जाए, स्वाभाविक से नहीं गया ये ऊपर, इसने कोई बाहर से स्टिमुलेटेड एनर्जी। अब एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि इसने देखिए एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अगर इमिट करता तो इमिशन हो जाता है, और चूंकि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अच्छा भाई साहब, अब इसके रेट की बात आती है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात, अगर मैं इसमें एक ग्राफ आता है, जैसा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी इंटेंसिटी है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ है, बहुत प्यारा ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ आपको जो बना करता है कुछ ऐसे बना करता है। कैसे बना करता है? एकदम प्यारा मधुर सा। ओ ये बन गया। सुन लीजिए, ये जो है ना, यही क्या है आपका? ये है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, इतना इसको नोट कीजिए। आपको विजुअल है? पहले नोट कीजिए इसको। अब इसकी हम बात करते हैं रेट की। अभी इसकी हम बात करेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। पर इतना इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा और समझ लीजिएगा, और कुछ समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं, इसको E2 बोल दिया, और इसको हम साथ में बोल देते हैं N1, और यहाँ बोल देते हैं N2। ये व्हाट इज N1 N2? इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या डिपेंड करते हैं? N1 N2 क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी स्टेट्स। ये बताते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी स्टेट्स में। विजुअल है सबको? ओके, तो समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की। इसको बिगाड़ दें। नोट हो गया? ये नोट हो गया ना आपका? नोट हो गया? ओके, नोट हो गया। 3 2 1 बिगाड़ दें। अब एक बार कंपटीशन में आ चुका है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं? बात हमको करनी थी भाई साहब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखा करेंगे ST एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
अब भाई साहब हम कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके N1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, वो तो एब्जॉर्प्शन करके पहुंच गए ना। तुम पहले एब्जॉर्प्शन के पहले सोच, एब्जॉर्प्शन के पहले ऑफ बिफोर एब्जॉर्प्शन सोच कि इसमें कितने N1 में रहे, 1 इलेक्ट्रॉन, और N2 में 0। N1 में कितने रहे, 1 इलेक्ट्रॉन, और N2 में 0। वो तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन N2 में पहुंच गया ना। और कुल मिला के समझने की कोशिश करो अगर दूसरी भाषा में कि इलेक्ट्रॉन ने बाहर से जो एनर्जी आई थी वो किस स्टेट से गेन की थी, E1 से, E1 से गेन की थी। और E1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, N1 से। यानी N1 ने ही, जो N1 था उसी ने बाहर की एनर्जी को क्या किया था, अपने अंदर अवशोषित किया। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका हम बोला करते हैं dN1/dt। क्या बोला करते हैं, dN1/dt। अच्छा, ये dN1/dt तो हम बोलते हैं। अब इसको किस प्रकार से हम क्लास वो समझने की कोशिश करते हैं, समझिए। ये होगा आपका d1/dt। इसी को हम बोलेंगे क्या, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अथवा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ऐसे ऐसे हम लिखेंगे, समझ में आया कि ना, ऐसे लिखेंगे। तो सुनिए, जो आपका d1/dt ये किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला आपका डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, जो कि है आपके ग्राउंड स्टेट में, जिसको हम डिनोट करते हैं N1 से। ओके भाई, पहली चीज हो गई। ओके, दूसरी चीज पे फोकस डालिए, किस पर डिपेंड कर रहा है, dN1/dt। दूसरा किस पे कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी पर, एनर्जी डेंसिटी पर कर रहा है। जितनी एनर्जी डेंसिटी इस उसके अंदर, स्टेट के अंदर, उस पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए, इसको दो प्रकार से करते हैं। कुछ बुक्स लिखा करती हैं ये करके, ठीक है, और कुछ लिखा करती हैं ये करके। तो आपको दोनों में से दोनों सही, चाहे आप इसको एनर्जी डेंसिटी बोल दीजिए और चाहे इसको बोल दीजिए, आपके दोनों सेम। या कुछ कुछ तो बुक ऐसे भी लिखे, ये लीजिए। अब इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको मैं भी कहाँ पहुंच गया, बहुत हाई लेवल पहुंच रहा, समझिए। तो आप किसी भी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैं डिनोट करता हूँ ये वाला, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी जो कि डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर, किस पे, फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी डेंसिटी जो कि डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर। देख लीजिए भाई, फ्रीक्वेंसी, इसमें सब कुछ खेल फ्रीक्वेंसी का, इसमें सारा खेल फ्रीक्वेंसी का। तो एनर्जी डेंसिटी आपकी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। अब भाई साहब हमारी बात, अगली बात समझने का जरा प्रयास करते हैं। इन दोनों को हम इक्वेशन से शुरू कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हो जाएगा dN1/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेट या ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ। अब इसमें हमने 1 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए फर्स्ट से ही एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप इसको μ1 भी ले सकते हैं या μ12 भी ले सकते हैं, जो आप लिखना चाहें आप दोनों ही तरीके से सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट आएगा। तो इसे हम बोलेंगे d1/dt इज इक्वल टू, ये आपका होता है B12, ये लीजिए, ये आपका जहां B12 क्या होता है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, जिसे हम बोलते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको इतना नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आपका ये क्या होता है, B12 आपका होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट। क्या होता है आपका, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब अच्छा समझ लीजिए कि साहब इसको हमने B12 क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट में क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेट में एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना,
इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये आपका फर्स्ट स्टेट में जो कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसीलिए इसको हमने ये बोल दिया। तो आपका पहला डेरिवेशन मतलब पहला आपका फॉर्मूला आ गया, इसे बोलते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नोट कीजिए, बढ़िया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नोट कीजिए। आ गया समझ में? इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, V12 रो μ12। हाँ सॉरी यहाँ पे आपका एक टर्म मिस हो गया है ना, आपका टर्म मिस हो गया, आपका बचेगा V12 N1 रो μ12। ये देखिए, ये तो आपका बचेगा ना, और दिमाग लगा लिया करिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा ये हो गया, इसी क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम अपने आप को सज्जन देते हैं, सज्जन पुरुष बनाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपसे स्पॉन्टेनियस उसकी, है ना, बिगाड़ दें आपको इतना बस लिखा रहने दीजिए बस, ठीक है ना, इसको बस आपको लिखा रहने देना है, अपने दिमाग को सेव कर लेना है, ठीक है। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में। देखिए स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, आपका हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है। तो देखिए यह था आपका एक्साइटेड स्टेट, है ना, क्या था आपका एक्साइटेड स्टेट, और ये था आपका ग्राउंड स्टेट, है ना। इसकी एनर्जी थी E2, इसकी एनर्जी थी E1, है ना। जी सर। और इसमें था आपका N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें थे N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका था, क्या था, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका था, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, और इसे हम बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब यहाँ पे इसकी जो टाइम लाइन होती है ना, यानी लाइफ जो होती है, लाइफ टाइम, क्या लाइफ टाइम, वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, विच इज वेरी वेरी वो जो विच इज वेरी वेरी लो, जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, सॉरी जो कि बहुत ही छोटा है, और क्या आपका बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ 10⁻⁻8 सेकंड के लिए विश्राम करेगा, और इस विश्राम के पश्चात वो नीचे आके गिरेगा। क्या होगा कि वहां विश्राम कर लिया उसने इतने समय बाद, और उसके बाद वो आपको क्या करेगा, नीचे आके गिरेगा। तो देखिए अब यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इतने समय के बाद यानी 10⁻⁻8 सेकेंड वहां बिताने के बाद ये नीचे गिरेगा, क्या करेगा, नीचे आएगा, और कहाँ आएगा, फिर से आएगा ये ग्राउंड स्टेट में, यानी नीचे दंडराधिक गिरेगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा, जब ये नीचे आ रहा होगा तो नीचे आते समय ये एक फोटॉन इमिट करेगा, जिसकी एनर्जी होगी E2 - E1 बराबर h𝛎। अब आप देख लीजिए कि सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट की तरफ आ रहा है, तो E2 μ2। और याद रखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चाहे आप μ12 कह लीजिए, और चाहे ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है, दोनों ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए आप चाहे यहाँ ये लिख दीजिए, और चाहे इसकी जगह आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। अभी आगे चल के आपको हम बताएंगे कैसे। तो यहाँ से फोटॉन इमिट करेगा ये। अब इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन क्यों कहा, क्योंकि इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, और इसने एक फोटॉन उत्सर्जित किया जिसकी एनर्जी इतनी थी, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, जो उसके अंदर की नेचुरलिटी थी। तो इसके अंदर की नेचुरलिटी थी कि भाई ये जस्ट के ज्यों ही ये अपना टाइम
E2 स्टेट में कंप्लीट करेगा 10 की पावर -8 सेकेंड, ये नीचे आके गिरेगा, और जब नीचे आ रहा होगा तो एक फोटॉन बढ़िया सा निकाल रहा होगा, इमिट कर रहा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसमें हमको बाहर से कुछ एनर्जी देने की जरूरत नहीं कि हम बाहर से एनर्जी दें तो ये फोटॉन इमिट करेगा, ना ना, ये ऊपर जब पहुंच जाता है तो ऊपर से जब नीचे आ रहा होता है ना, वैसे भी तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में क्लास 12th में एटॉमिक फिजिक्स में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में बोहर का मॉडल, और आपका ये जो होता है ना बोहर पास्टलेट होता है, क्या होता है बोहर पास्टलेट, आपका जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, याद कीजिए 12th में आपने पढ़ा होगा। अरे हाँ, फार्मूला बताने पे भी आ जाएंगे तो पूरी एनर्जी लेवल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ के 12th का तो मजा ही ना। तो एक क्या होती है, फोटॉन होती है जो बढ़िया सी इमिट होती है बोहर पास्टलेट द्वारा। अच्छा, अब क्या हुआ, इसने इतनी फोटॉन इमिट की जिसकी एनर्जी इतनी थी, ठीक है भाई साहब, इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है भाई साहब। अब इसका हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे कि रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो जब हम बात करेंगे भाई साहब रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन की, तो कैसे समझेंगे कि समझने की मेरा प्रयास कीजिएगा कि भाई साहब इसको हम करेंगे। अच्छा सुन लीजिए, अब N1 में 0, N2 में, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है वो E2 एनर्जी लेवल से होता है, और E2 एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N2 से डिनोट करते हैं, यानी वहां सारा खेल N2 का होता है। तो यानी अगर मैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है dN/d2, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। वैसे खाली इतना ही देता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, ये होता है। अब समझिए ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। जैसे उसमें N1 पर डिपेंड किया था, क्यों? क्योंकि उसमें N1 पर इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें ये N2 पर डिपेंड करेगा क्योंकि N2 पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि सर, हाँ भैया बताइए, इसके बारे में बात करते हैं अब कि अब क्या ये भी एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा? ना, ये भैया एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुमने कोई बाहर से एनर्जी नहीं फेंकी। अगर तुम इसमें कोई बाहर से एनर्जी दो तो एनर्जी डेंसिटी होगी। इसके पास क्या एनर्जी है, इसको तुमने एनर्जी दी कहाँ? ये तो स्पॉन्टेनियस इमिशन की घटना तो स्वयं से हुई, ये इमिशन की घटना तो स्वयं से हुई, तो इसको तुमने बाहर से तो कोई एनर्जी दी नहीं। तो जब तुमने बाहर से कोई एनर्जी दी नहीं तो तुम क्या क्यों कहोगे कि भाई इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी, मतलब इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी होने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता, इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी का होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी केवल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2 स्टेट, जो कि है N2। याद कर लीजिए जिसको ना याद हो कि जो N1 होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E1 स्टेट, ये जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। और आपका जो N2 होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2 स्टेट, या जिसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ये सब हर बात को आप जरा समझने के प्रयत्न एवं प्रयास कीजिए। चलिए, तो हमारा इस पर डिपेंड करेगा। अभी हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, साइन हटाएंगे, तो इसकी जगह एक कोफिशिएंट आएगा जो कि होता है आपका A21 N2। क्या होता है? A21। अब A21 क्यों? क्योंकि साहब 2 से फर्स्ट की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा, क्या अब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट की ओर आ रहा है, तो हो गया A21। सोचिएगा वहां गया था आपका B12 क्यों था? B12 क्यों था? क्योंकि उसमें फर्स्ट से सेकंड में जा रहा था। वहां पे एनर्जी डेंसिटी क्यों थी? क्योंकि हमने बाहर से एनर्जी दी थी।
यहाँ पे N2 पर डिपेंड कर रहा है, चूंकि N2 से प्रोसेस हो रहा है, N2 में इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच चुका है, और वहां पे क्यों N1 था, चूंकि N1 से सब क्रिया हो रही थी। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बाहर से एनर्जी नहीं थी। ये हो गया हमारा। इसको भी हम याद रखिएगा कि आपका A21 क्या होता है, ये आपका होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, और आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन। समझ में आया? सबके समझ में आ गई बातचीत समझ में आई? चलो अपना गच्चू भाई आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करने का प्रयत्न कीजिए। पासवर्ड नोट कर लीजिए 3 2 1, इसको याद रखना है, उसको भी याद रखना है। चलिए बिगाड़ दें। चलिए दोनों को आपको याद रखना है, ध्यान से, ढंग से याद रखना है, ढंग से। अब हम बात करते हैं आपसे क्या, स्टिमुलेटेड इमिशन की। किसकी बात करते हैं आपसे? स्टिमुलेटेड इमिशन की। हेडिंग लगा लीजिए, स्टिमुलेटेड इमिशन। कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन है। क्या होता है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन? चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, पर चूंकि यहाँ पे रेट समझाना है तो एक बार पूरी राम कथा आपको बतानी पड़ेगी। तो ये आपका एक स्टेट जिसे हम बोलते हैं सेकेंड एनर्जी स्टेट, और आपका एक यहाँ पे स्टेट जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी स्टेट। ये होता है आपका E1, ये होता है आपका E2, ठीक है ना? ओके, ये आपका ग्राउंड एनर्जी, लेवल। ये क्या होता है आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा था एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका पहुंचा था। देखिए स्टिमुलेटेड इमिशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन का कह दीजिए कि भाई होता है। क्यों? स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है उसमें हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं देते फोटॉन इमिट करने के लिए, इसमें हम यहाँ से बाहर से एक एनर्जी दे रहे होते हैं। समझिए, अगर स्पॉन्टेनियस इमिशन की घटना होती तो ये नीचे आता, और नीचे आते समय यहाँ से एक ये बढ़िया सा उत्पन्न करता जो होता E2 माइनस E1 बराबर H-mu12 या 2-1। अब बताते दोनों बराबर होते हैं। अब क्या होता है स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर, किसमें हम यहाँ से बाहर से एक फोटॉन इसमें इमिट कराते हैं। फोटॉन से हम यहाँ क्या करते हैं? इमिट कराते हैं। और कौन सा फोटॉन इमिट कराते हैं, या कौन सा फोटॉन हिट करते हैं? कौन सा फोटॉन इमिट कराते हैं, या कौन सा फोटॉन हिट करते हैं? जो हमने एब्जॉर्प्शन के दौरान किया था, जो हमने, समझिए, जो हमने एब्जॉर्प्शन के दौरान फोटॉन उसमें हिट किया था, उतनी ही एनर्जी का फोटॉन हम यहाँ पे भी हिट करेंगे। कितने एनर्जी का? उतनी एनर्जी का। उतनी एनर्जी का मतलब कितनी एनर्जी थी? E2 माइनस E1 बराबर H-mu। क्या? E2 माइनस E1 बराबर H-mu। इतनी एनर्जी का फोटॉन हम क्या करेंगे? यहाँ पे हिट कराएंगे। तो जब हिट कराएंगे तो ये एनर्जी अपने अंदर रखेगा नहीं। भाई ये एनर्जी क्यों हिट करेगा, या ये एनर्जी क्यों रखेगा? ये एनर्जी रखेगा नहीं, और ये एनर्जी बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो ये एनर्जी आपकी यहां से बाहर निकालेगा। क्या करेगा? यहां से बाहर निकालेगा, और ये भी आपकी होगी E2 माइनस E1 बराबर H-mu12। क्या होगी? E2 माइनस E1 बराबर H-mu2। समझ में आया? जिसका समझ में ना बता दें उसको। तो भाई ये भी इतनी एनर्जी निकलेगा। दोनों की जो ये होगी सेम वेवलेंथ की होगी, सेम एनर्जी की होगी, सेम वेवलेंथ की होगी, सेम फ्रिक्वेंसी की होगी, और दोनों सेम किस में होंगे आपके? दोनों आपके किस में होंगे? सेम। दोनों किस में होंगे? सेम।
चलिए, हो गया, नोट हो गया। अब इसके बात करते हैं कि आपसे बात करते हैं कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड किसकी इमिशन की, किसकी स्टिमुलेटेड इमिशन की। चलिए बात करते हैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन की, है ना। रेट ऑफ किसकी बात करते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन की। तो देखिए इसको हम डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे D2 इससे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे लिखाएंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या लिखेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। ऐसे हम डिनोट करेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन की, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, समझ में आ गया ना कि इसमें हमने बाहर से एक डेंसिटी एनर्जी क्या की थी, पड़क मारी थी उसमें, और कितनी एनर्जी मारी थी, जितनी हमने एब्जॉर्प्शन के दौरान मारी थी, हिट कराई थी। एब्जॉर्प्शन के दौरान जितनी हमने एनर्जी हिट कराई थी, उतनी एनर्जी हमने यहाँ क्या कराई, हिट कराई। तो एक तो इसकी घटना थी कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एक फोटॉन इमिट करेगा, और इसको चूंकि हमने एनर्जी ऊपर से दे दी तो ये एनर्जी को रखे नहीं। ये कहता मैं क्यों रखूं, क्यों लोड लूं, लोड लेके नीचे क्यों जाऊं, मैं जितनी लिए हूं उतनी एनर्जी का फोटॉन बाहर इमिट कर दूंगा। भाई नीचे जाते समय अपनी एनर्जी इमिट करता है, और एनर्जी इमिट करते समय अपना फोटॉन निकालता है, ये ऊपर से अपना बाहर खत्म करता है। और तुमने इसको बाहर से एक और दे दिया तो उसको भी इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब तो यहाँ से किया, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हुआ, इसने इसको बाहर से एब्जॉर्ब किया, लेकिन नीचे के समय फिर से इसको बाहर निकाल दिया, समझ में। ओके अब इस पर देखिए किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो आपका ये जो डिपेंड करता है ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज डिपेंड करेगा आपके N2 पर। N2 पर क्यों, क्योंकि ये भी N2 से प्रोसेस हो रहा है, N2 से ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये आपका डिपेंड करेगा किस पे, जरा कोई बताएगा हमको, हमको जरा कोई बताएगा कि किस पे करेगा। जी हाँ, ये करेगा एनर्जी डेंसिटी पर। क्यों, क्योंकि इसको तुमने ऊपर से एनर्जी दी, और जब एनर्जी दी तो एनर्जी डेंसिटी होगी। एब्जॉर्प्शन में एनर्जी डेंसिटी क्यों थी, क्योंकि तुमने उसमें एनर्जी दी तो एनर्जी डेंसिटी। स्पॉन्टेनियस में एनर्जी डेंसिटी का टर्म नहीं आया, क्योंकि जब एनर्जी ही नहीं थी, एनर्जी तुमने दी नहीं, एनर्जी थी नहीं, तो एनर्जी डेंसिटी का टर्म आने का कोई प्रश्न नहीं बनता। और यहाँ पे अगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे हमने दी, तो यानी ये डिपेंड करेगा अपना किस पे, ये अपना किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी डेंसिटी पर। और इसको 2-1 बोल दो, चाहे इसको तुम बोल दो 1-2, ठीक है, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। तो अब इसको जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो ये dN2/dt, जिसे बोलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन, बराबर ये क्या आ जाएगा, ये आएगा B21N2, और आपका क्या आ जाएगा N2। सर B तो आ चुका है, B वहां आया था आपका, पर वहां कैसा आया था, वहां कैसा आया था आपका, वहां पे आपका आया था B12, और यहाँ क्या आया B21। दोनों में डिफरेंस है, वो फर्स्ट से सेकंड हुआ था, ये सेकंड से फर्स्ट हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका टर्म आ गया, जहां पे हम B21 को क्या बोलेंगे, इमिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक है। ओके नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बारे में, भयंकर चीज एकदम, उनका डेरिवेशन करेंगे, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चीज शॉर्ट आउट करके समझेंगे। इसको नोट कीजिए, लेक्चर्स बढ़े जा रहे हैं और आपको हर एक चीज बेहतरीन एक्सप्लेन हो रही है। जिसको लग रहा हो कि लेक्चर स्लो है वो सीधे 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में आप करके पढ़िए। मैं तो हमेशा 2 की स्पीड में लेक्चर करके पढ़ता हूँ, अपने भी दूसरों के। भाई अगर आपको चीज़ आती नहीं आती तो आप और स्पीड धीमी कर लीजिए, भले टाइम लग जाए पर हर एक चीज़ दिमाग में सेव हो जाए। अब आपको समझ में आएगा कि कब एनर्जी डेंसिटी का टर्म आएगा किस में। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना सीधी सीधी बात, जिसमें एनर्जी आएगी उसमें एनर्जी डेंसिटी टर्म आएगा, जहाँ से जहाँ हो रहा है वो सब आपको याद रखना है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बता दिया, डिटेल से बता दिया। चलिए नोट हो गया, सभी लोग नोट करने का प्रयत्न करें, सभी लोग
कोई नोट करने का प्रयत्न करें। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। 3 2 1 नोट हो गया, बिगाड़ दें। तीनों टर्म याद है ना? ओके। हाँ, जैसे कोई बोल रहा है यहाँ पे कि साहब अब बी को बी मतलब होता है कि एक तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन, ए का मतलब बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ तो इमिशन हुआ है फिर, लेकिन यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हुआ है पहले। जो भी तुम जिस तरह से टर्म समझ रखो, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। बिगाड़ दें। चलिए ओहो, जल्दी से आप तीनों चीजें लिख लीजिए। नोट कीजिए इसको भी, इसको नोट कीजिए जल्दी से। सुनो कि आपको कुछ पॉइंट लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? कुछ पॉइंट लिखवाते हैं। ये पॉइंट बेटा सबको याद नहीं रहते, याद तो रहते हैं पर इनको लिखवाने में बवाल है। समझा मैं दूंगा पर लिख लीजिए, लिखवाने में बहुत प्रॉब्लम है। लिखिए, पहले मैं बोल देता हूं। एटम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम at temperature T with radiation of frequency mu. अच्छा, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, जब आप 11th क्लास में रहे होंगे, आप समझ लीजिए कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इमिशंस बराबर होंगे, क्योंकि इमिशन एक नहीं हो रहा, इमिशन 2 टाइप के हो रहे हैं। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ इमिशन के बराबर होगा। या आप बोल सकते हैं कि टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन। दिमाग में घुसड़, टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन। कब? जब हमारा सिस्टम, जब हमारा वो किसमें होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है ना? तो पहले ना कुछ क्या बताइए कि भाई आपका टेम्परेचर जो है आपका वो टी है। ठीक है, टेम्परेचर आपका टी है। टी आपका क्या? टी आपका है टेम्परेचर। ओके, म्यू क्या है आपकी? म्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होती तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई साहब? फॉर इक्विलिब्रियम में आपकी क्या कंडीशन बनती है? जब इक्विलिब्रियम की बात होगी कि द टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन। जब भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा द टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू द टोटल रेट ऑफ इमिशन। द टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू द टोटल रेट ऑफ इमिशन, है ना भाई साहब? अच्छा, ये कंडीशन हमें समझाएगी फॉर इक्विलिब्रियम। और जितनी भी ये चीज होती है, जितना भी प्रोसेस होता है, ये एट इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होता है? एट इक्विलिब्रियम में। तो चलिए अब इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था कि dN1 अपॉन dt, है ना, इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ इमिशन। तो मतलब यहां पे आपका एक आएगा इस स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन। 2 तरह का आपका आएगा, है ना? दोनों का हमको रेट जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि dN1 अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे dN2 अपॉन dt किसके लिए?
स्पॉन्टेनियस इमिशन और प्लस dN2 अपॉन dt किसके लिए? स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए। अभी बता के आया वहां पे, इन्हीं को तो हमने बताया था ना डिनोट। अब इनके फॉर्मूले यहाँ पे सिंपल से डाल देने हैं। पहले समझ में आ गया कि जितना भी ये पूरे प्रोसेस की बात होगी लेजर प्रोड्यूस करने से लेके जितने भी ये बात होगी फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात होगी। तो जब बात होगी तो इसका मतलब होगा टोटल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू द टोटल रेट ऑफ इमिशन। अब एब्जॉर्प्शन तो एक ही टाइप का हुआ, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, लेकिन इमिशन आपके दो टाइप के हुए, एक हो आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक हो आपका स्टिमुलेटेड इमिशन। तो दोनों का हम टोटल कह रहा है, दोनों का हम ऐड कर देंगे। अब ये हमारा फार्मूला, इसको हमने d1 अपॉन dt को एब्जॉर्प्शन से dN2 अपॉन dt को हमने दो तरीके से किया था, इसलिए मैंने बताया था कि चूंकि दोनों को एक ही तरीके से डिनोट किया था, इसलिए एक में हम लिखेंगे SPO डॉट I EMI मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन और एक। अब वहां के जो थे इक्वेशंस उनको यहाँ लाके प्लग इन कर देंगे, पुट इन कर देंगे। तो जब हम करेंगे तो अब हमारे सामने भाई साहब इसका क्या फार्मूला आया था, याद कीजिए जरा कि इसका फार्मूला, अच्छा याद भी नहीं करना, सोच लेना है कि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा मतलब N1 स्टेट में, यानी पहले तो N1 आ जाएगा, ठीक, ओके भाई साहब N1 आ जाएगा। इसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी बाहर से इमिट की होगी, यानी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन आइंस्टीन कोफिशिएंट आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं B12। अच्छा हम ये सब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये हम पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बारे में। आइंस्टीन कोफिशिएंट्स A एंड B, A एंड B, चलिए, और बराबर होगा ये किसके? इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी किस स्टेट के? इलेक्ट्रॉन पर, N2 पर। और चूंकि स्पॉन्टेनियस में बाहर से कोई एनर्जी नहीं डालते, इसका मतलब वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा? एनर्जी डेंसिटी पर। और आइंस्टीन जो कोफिशिएंट होता है वो होता है A21, क्योंकि वो स्टेट किससे हो रहा होता है? 2 से होता है। प्लस जब स्टिमुलेटेड इमिशन की बात होगी तो वो हमारा डिपेंड करेगा किस पे? सबसे पहले N2 पर, ठीक है, क्योंकि N2 में हो रहा है प्रोसेस। इसके बाद उसमें भी एनर्जी बाहर से डालते हैं, मतलब एनर्जी डेंसिटी पर निर्भर करेगा। और उसके बाद उसका कोफिशिएंट आ जाएगा V2। देख लीजिए, यही होगा ना, नोट कीजिए, याद कीजिए कि ये फार्मूले वाले लिखवाए थे। अगर हाँ तो बस फिर काम खत्म आपका। चलिए अब आप एक काम कीजिए, N1 B12 को डिवाइडेड बोथ साइड्स, बोथ साइड इन दोनों साइड से, इस साइड भी और इस साइड भी, इससे क्या कर देते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? N1 B12 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा डिवाइड क्यों कर रहा है? डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जब हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं N1 B12 को दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा तो इस साइड से एक टर्म ये गायब हो जाएगा और आपके सामने ये बचेगा। ठीक है, चलिए नाउ कितना बचेगा? ये बचेगा एनर्जी डेंसिटी μ12 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा A21 अपॉन B12 और इंटू N2 अपॉन N1, ये बचेगा ना? देख लीजिए, ये बचेगा आपका भाई, दोनों पक्षों में करना है ना, दोनों पक्षों में, बोथ साइड। अब ये कितना बचेगा? B21 अपॉन B12 इंटू N2 अपॉन N1, ये बचेगा आपका रो। नोट कीजिए, इतना पहले बचेगा कि ना बचेगा? हमने इन दोनों को, इसको, इस टर्म को बोथ साइड क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। गले गया आज, गया शर्त लग गई, क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 9 की क्लास, इसको मैं क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कोशिश कीजिए समझने की, मैं बहुत स्पीड में बोलूंगा क्योंकि मेरा गला गया, अब आवाज नहीं निकलने वाली।
इसको मैंने इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया। और क्यों डिवाइड कर दिया? ताकि ये टर्म यहां से हमारा गायब हो जाए। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से देखिए दोनों फेस में, दोनों पक्षों में ध्यान से देखिए। ये यहां भी रखा है, ये यहां भी रखा है, तो इस टर्म को उठा के इधर ले आइए, तो ये बचेगा μ12 और माइनस इधर आएगा तो कितना आएगा? B21 अपान B12 इंटू N2 अपान N1 और बचेगा रो μ12 और बराबर A21 अपान B12 और इंटू N2 अपान N1। देख लीजिए ये बचेगा ना। अब सिंपल मैथमेटिक्स है यार, इतनी ज्यादा नहीं बताता था। जिसको मैथ ना ये वो क्या करेगा? क्या कर रहे हो तुम इंजीनियर? इसको सीधे हम उठा के इस पक्ष में ले आए। क्या किया? ये भी चूंकि यहाँ रखा हुआ है, दोनों सेम टर्म है, तो इसको उठा के हम यहाँ ले आए। क्या कर दिए? इसको उठा के हम यहाँ ले आए। समझने का प्रयत्न एवं प्रयास करिए। इसको उठा के हम यहाँ ले आए, इसको उठा के हम यहाँ ले आए। चलिए अब समझते हैं। ओके, नोट कीजिए। अब क्या किया जाए? अब इसके बाद हम इसको यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम कॉमन करेंगे तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 माइनस का B21 अपान B12 इंटू N2 अपान N1। क्यों कॉमन कर लिया? क्योंकि आपका ये भी है, ये भी है, दोनों सेम है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन कर लिया तो आपका इतना बचा, और ये बराबर बचेगा आपका A21 अपान B12 और इंटू N2 अपान N1। कितना बचेगा आपका? N2 अपान N1। चलिए इतना नोट कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं। नोट कीजिए। नोट की जल्दी। 3 2 1 बिगाड़ दें। नोट की जल्दी, बिगाड़ दें। नोट कीजिए। 3 2 1 नोट कीजिए, बिगाड़ दें। चलिए 11 टर्म में साफ कर देता हूँ। टर्म साफ कर दूँ। चलिए ओके, इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं इतना साफ कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको मैं इस साइड भेज दूंगा, इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा, इस टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा। तो जब करूंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका इतना और बराबर, ये कितना रखा हुआ है? A21 अपान B12 और इंटू N2 अपान N1 और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाई। जब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में लगा है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाई कितना जाएगा? 1 माइनस का B21 अपान B12 और इंटू N2 अपान N, ये आपका जाएगा। चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। चलिए नोट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। और अब इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोल्ट्जमैन लॉ समझते हैं। नोट कीजिए इसको। ये इतना क्वेश्चन बचेगा। ये मल्टीप्लिकेशन में लगा तो उधर भेज दिया तो डिवाइडेशन में आ गया। ठीक, ओके। द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स among different energy state is given by using बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है ना? अब आप सभी लोग पढ़े होंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वो किस लिए होता है? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए होता है, थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे हम आपको फार्मूला एक बढ़िया बताएंगे जो कि होता है, सॉरी आपको विजिबल है? हाँ, चलिए
क्या ये होता है N2 बटा N1 बराबर e की पावर माइनस डेल्टा E अपान KT। ये आपका होता है बोल्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, ऐसे ठीक है ना, बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका होता है। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई है आपका E2 माइनस E1 और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका एनर्जी ऑफ H μ12। इसके इक्वल है ये एनर्जी ऑफ H μ12। ये डेल्टा ई बराबर किसके? E2 माइनस E1 बराबर H μ12। सुनो, कहाँ से एनर्जी आई? एनर्जी वही थी जो आपने फोटोन में क्या की थी? इमिट की थी। आपकी एनर्जी है ओके, एनर्जी को आपने फोटोन में इमिट की थी। क्या की थी? फोटोन में इमिट की थी। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी जगह इक्वेशन नंबर सेकंड तो मैं कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये होता है आपका N2 अपान N1 इज इक्वल टू E की पावर माइनस H μ12 और अपान ये आ गया। समझ लीजिए, ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज गिविंग बाय बोल्ट्जमैन। ठीक है, बोल्ट्जमैन ने दिया था। तो अब ये होता है ये फॉर्मूला। अब ये डेल्टा ई हमारी E2 माइनस E1 जो कि इक्वल है H μ12 के, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको N2 अपान N1 की जगह हम इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या है? ये है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। तब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ दें। चलिए अब क्या कर देंगे? अब हम कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से। तो हमारा कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा μ12 बराबर A21 अपान B12 इंटू ये N2 अपान N1 दिए हैं, उसकी जगह इसको रख दीजिए सिंपल सा। तो E की पावर माइनस H μ12 अपान KT हो जाएगा और इंटू 1 अपान नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा आपके सामने 1 माइनस का B21 अपान B12 और इंटू N2 अपान N1 की जगह E माइनस H μ12 अपान KT कितना जाएगा? अपान KT। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक बार अपने मन से ट्राई कीजिएगा, पहले बार नोट कर लीजिए, एक बार सिंपल अपने मन से ट्राई कीजिए, समझ आएगा। बस ये याद रखना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ, बस डिफरेंट एनर्जी लेवल का ना हो तो यूट्यूब में सर्च करके पढ़ लीजिएगा बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समझ में आएगा ये कहाँ से आता है। इस फार्मूला डेरिवेशन होता है पूरा, डिफरेंशिएशन से होता है, डिफरेंशिएशन से होता है, ग्राफ मेथड से भी होता है। हाँ कुछ बुद्धि लगाई है। चलिए बुद्धि लगाने का समय आ चुका है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं ना, अब करते हैं। ये बचेगा μ12 इज इक्वल टू ये बचा A21 अपान B12 और इंटू ये हो जाएगा E की पावर माइनस H μ12 अपान KT और अपान इसका लेके कीजिए, तो कितना लासा लेके कीजिए, इसको एलसीएम लेके, तो ये बचेगा B12 भाई ये भी बटा 1 करेंगे तो कितना
इसका आ जाएगा B12, चला जाएगा यहाँ B12 और माइनस का B21 और इंटू ई की पावर माइनस एच म्यू 12 अपान के टी। चलिए अब ध्यान से देखिए, और ये पूरे के बटा नीचे आ जाएगा B12, तो ये B12 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये B12 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये तुम्हारा बचेगा, चलिए चाहे एक स्टेप और कर लेते हैं, ये बचेगा B12। चलिए इसीलिए भी बचेगा रो ऑफ μ12 बराबर A2 बटे B12 इंटू ई की पावर माइनस एच μ12 अपान के टी, और यह ऊपर पहुंच जाएगा तो इंटू B12 और अपान B12 माइनस B21 ई की पावर माइनस एच μ12 अपान के टी, ये बचेगा। ओके, मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स आप सब सॉल्व कर सकते हैं, कोई फिजिक्स नहीं यहाँ पे। ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए इसको आप बिगाड़ दें, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 2 1 बिगाड़ दें। चलिए एक बार इसका हम लोग अपने मन से ट्राई जरूर कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी में को पूछा। चलिए तो आपका ये बचेगा रो ऑफ μ12 इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स बहुत फास्ट आनी चाहिए आपको, इंजीनियरिंग कर रहा है यार, मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो क्या करोगे। ओके, इंटू ई की पावर माइनस एच μ12 अपान के टी अपान, ये कितना बचेगा B12 माइनस का B21 इंटू ई की पावर माइनस एच μ12 अपान के टी। अब इस टर्म का, किस टर्म का, ऊपर नीचे भाग कर देंगे, किसका, ई की पावर माइनस एच μ12 अपान के टी का क्या, अंश, अंश समझते हो ना, ऊपर वाला, और हर सीबीएसई वाले लड़के सब इंग्लिश बड़े मान लेते हैं, ऊपर को क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड वाले समझ ले, आंसर 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 बोलने मान ही लगता है आंसर। तो ये बचेगा μ12 अपान बराबर, जब देंगे तो ये आपका हो जाएगा A21 इंटू इसके पावर अपान के टी, ये होगा, और ये हो जाएगा अपान, ये बचेगा B12 और इंटू डिवाइड देना है, तो डिवाइड आ जाएगा ई की पावर माइनस एच μ12 अपान के टी और माइनस B21 इंटू ई की पावर माइनस, एकदम सिंपल मैथ है ऐसा, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स चल रही। अब इस ये जिसको ना आए वो सब छोड़े पढ़ना वरना, मैथ तो आने चाहिए यार, बेसिक मैथ है, क्या है इसमें कुछ। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए अब आपका नाउ बचेगा μ12 अब बराबर, ये बचेगा आपका A21, तो बचेगा A21 और अपान ये बचेगा B12 और इंटू इसको ऊपर भेज दो, तो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अपान के टी, ठीक है ना, और माइनस का B21, ये आपका आ गया, काम खत्म। जिसने इतना कर लिया उसको अब आगे फिजिक्स पढ़नी है, यहाँ तक मैथ थी, यहाँ तक क्या थी, यहाँ तक आपकी थी मैथ, अब इसके आगे हमको पढ़नी है फिजिक्स। नोट होगा, अभी कर दें। चलिए चलिए अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने ये फार्मूला आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। अच्छा सुन लीजिए,
जो आइंस्टीन साहब थे उन्होंने कहा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। जो हमारे आइंस्टीन साहब थे उन्होंने थर्मोडायनेमिकली, किसमें, थर्मोडायनेमिकली बताया था आपको, क्या बताया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन the probability of rate of stimulated absorption is equal to the probability of rate of stimulated emission। ये उन्होंने कहा था। ये किसने कहा था? आइंस्टीन। थर्मोडायनेमिक्स में तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और इसके बाद समझा, तो यहां से एक फुट के बाद निकली ये बराबर इसके। बस ये बात कहां से निकल के आई? ये बात निकल के आई थी कि आइंस्टीन साहब ने कहा था थर्मोडायनेमिकली, मतलब उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसका अध्ययन किया और उसके बाद कहा कि द रेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, इसके बराबर होती है। इसके क्या होती है? बराबर होती है। अब तुम इन दोनों को यहां से बराबर कर सकते हो। तो नाउ इक्वेशन नंबर 4 क्या करोगे? नाउ इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन नंबर 4 में इसको बराबर के सॉल्व करो, कितना बचेगा? सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे सामने आएगा रो म्यू 12 इज इक्वल टू, ये ऊपर बचेगा A21 अपान कितना बचेगा? ये B12, ठीक है, इंटू ई की पावर H म्यू 12 अपान KT और माइनस B12, क्योंकि बराबर हो गए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो B12 आप कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा A21 अपान B12 इंटू 1 अपान ई की पावर H म्यू 12 अपान KT और माइनस का 1। ये आपके सामने एक पूरा बढ़िया सा इक्वेशन निकल के आएगा। ये आपके सामने बढ़िया से निकल के आएगा। क्या हो गया? आपका निकल के आ गया। रो इतना आपका पूरा हो गया, निकल के आ गया। समझने का प्रयत्न एवं प्रयास कीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। इसको क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर 5। यहां तो समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए। यहां तो समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। चलिए, और इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसको और मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक हो जाएगा। रो ऑफ म्यू 12 इज इक्वल टू A21 अपान B21। क्यों सर? आप तो कहें दोनों बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो मैंने तभी तो बराबर होते हैं ना, तो लिख दिया। अब इसी को क्यों लिखा? क्योंकि देखो ऊपर आपका एक इमिशन फैक्टर दिए, तो नीचे भी हम इमिशन फैक्टर लिख दें, दिक्कत तो नहीं। 1 अपान H म्यू 12 अपान KT माइनस का 1। विजुअल है आपको? दिख रहा है? हाँ, चलिए अब सारा खेल खत्म। अब सारा का सारा खेल खत्म, क्योंकि अब लास्ट में जो चीज बचती है वो बचती प्लाइंस साहब की। प्लाइंस लॉ केवल बचता है बस। अब जिसने पढ़ा होगा क्लास 11 12th में खासकर प्लाइंस लॉ, वो अच्छी तरह जानता होगा कि क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब उसने ब्लैक बॉडी पढ़ी होगी होल के अंदर, उसने पढ़ा होगा कुटुक वाले जो आपके एटम होते हैं वैसे टकरा रहे होते हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, है ना। और उसका जो एनर्जी डेंसिटी होती है इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, पढ़ा होगा ना आपने। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी
ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा हुआ कि एनर्जी डेंसिटी होती है इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी के टर्म में। हमने पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सभी लोग जल्दी से मुझे बता दें क्या होता है। या पढ़ के आएंगे कि साहब ये होता है 8H3, शायद मेरे ख्याल से ही होता है, चेक कर लीजिए। ये होता है इंटू 1/e⁻h⁻12/kT-1, शायद यही होता है। पढ़ लीजिएगा, जिसने ना पढ़ा हो वो 11th में जाके 12th में जाके पढ़ सकता है। 12th में या 11th में केमिस्ट्री में ब्लैक बॉडी में दिए रहा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनसीईआरटी में दिए। पेज नंबर मुझे याद नहीं है, पेज नंबर बता देता आपको, मैं पढ़ा हूँ ना तो बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिए ये वाला फार्मूला, पूरा सेम टू सेम ये फार्मूला दिए, 12th में भी दिए एनसीईआरटी में। पढ़ के आइएगा, अप्लाइंग इसका डेरिवेशन तक है वहाँ पे। हालांकि डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी में डेरिवेशन तक बोल दिया है, ले भाई डेरिवेशन। तो अब क्या करेंगे, अब इससे और इससे यहाँ पे बढ़िया आराम से संतुष्ट होके बात करेंगे। तो यह है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, इसको आपने क्या माना था, इक्वेशन नंबर आप इसको 5 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर इसको 6 मान लीजिए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब कितना बचेगा, ये बचेगा रो ऑफ μ12 बराबर, ये बचेगा आपका A21/B21 इंटू, गलत रखिए, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका कि रो ऑफ μ12 बराबर रो ऑफ μ12 टेम्परेचर। लिख दीजिए इसको, तो आपको बचेगा A21/B21 इंटू 1/e⁻h⁻12 माइनस का 1/kT, है ना, /kT और माइनस का 1। अब तुम्हें समझ में आया कि हमने यहाँ क्यों बनाया था, आगे था ना, बराबर ये बचेगा 8h⁻³ इंटू 1/e⁻h⁻12/kT और माइनस का 1, ये बचेगा ना। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब ये और ये यहाँ से खत्म, तो ये इसीलिए आपका बचेगा A21/B21 बराबर कितना बचेगा 8h⁻³ अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बताएंगे इनवर्सली इसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेजर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वहीं हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक्टिविडियम और कैविटी रिजोनेटर, पंपिंग सोर्स सब पढ़ के, और इसके बाद हम उसी अगले लेक्चर में आपको रूबी लेजर और लीनियर लेजर एक साथ कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अब एक लेक्चर कल 2 लेक्चर अपलोड होंगे इसी के, एक इसका एक रूबी लेजर का, दोनों एक साथ का लेक्चर अपलोड होंगे। और मंडे को हीलियम लेजर अपलोड होगा और प्लस आपका एनडीवाइज लेजर। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया। तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वेरी वेरी गुड नाइट।